ये बॉटल, इसमें पानी और इसके साथ एक बॉल, इस सिस्टम को लेकर के आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आज के लेक्चर में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ फंडामेंटल आर्टिकल्स पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इस चैप्टर का नाम ये रखा गया है तो क्यों रखा गया है। देखो, जैसे चैप्टर नंबर 11 का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों कह रहे हैं। एक बात है कि ये चैप्टर वाकई स्पेशल है, इसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये चैप्टर वाकई स्पेशल है। आगे चलकर आपको भी मालूम होगा कि इस चैप्टर में हम कुछ स्पेशल थिंग्स स्टडी करने जा रहे हैं। और ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है। वैसे तो सारी फिजिक्स ही काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है और ये चैप्टर आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने ये देखना होगा कि व्हाट इज मेंट बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने से पहले हमें एबीसी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझनी पड़ेगी। देखो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने से पहले इसकी कुछ एबीसी है जिसको हमें समझना पड़ेगा। देखो, जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले आपको अलिफ बे पे पढ़ाई जाती है, एबीसी पढ़ाई जाती है। इसी तरीके से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए पहले कुछ हमें एबीसी स्टडी करनी पड़ेगी। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एबीसी को आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसकी एबीसी को स्टडी करने से पहले भी हमें यह देखना पड़ेगा व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चैप्टर नंबर 11 से पहले हमने 11th क्लास की फिजिक्स में जो मेजर पोर्शन पढ़ा है वो मैकेनिक्स का पोर्शन था। और जितना भी हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है, फिर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी हैं। ये जितने भी टॉपिक्स थे ये बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आते हैं या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में। यानी बेसिकली ये वो वाले कंसेप्ट थे जो कि न्यूटन सर के दिए हुए थे। यानी कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं जो कि न्यूटन सर के लॉज पर बेस्ड है। न्यूटन सर के लॉज को और इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम डेली लाइफ में तो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक कार जा रही हो तो उसकी स्पीड हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगाकर फाइंड कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कार ने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है या फिर इतना डिस्टेंस कवर किया है तो वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है। यानी डेली लाइफ में न्यूटन सर के दिए हुए लॉज और गैलीलियो सर के दिए हुए कंसेप्ट्स काफी अच्छे तरीके से वर्क कर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त अराइज होता है जब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं, जब हम बहुत ही हाई स्पीड्स की बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, ये एक ग्राउंड है जिसके ऊपर 2 कार्स मूव कर रही हैं। मान लो यहां पर ये एक कार मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, और ये कार 12 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। और इसके साथ यहां पर एक और कार भी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। ये कार 10 मीटर पर सेकंड के साथ इधर मूव कर रही है। देखो, हम इस वक्त यहां पे ग्राउंड पर प्रेजेंट है। अगर इन दोनों कार्स की स्पीड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो इस कार की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड ही आएगी और इसकी 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी, क्योंकि हम यहां पर इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको नोट कर सकते हैं, टाइम को नोट कर सकते हैं, वहां पर डिस्टेंस और टाइम करके हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो इस कार में ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, जो पर्सन प्रेजेंट है, अगर वो इस कार की स्पीड को मेजर करेगा तो कितना मेजर करेगा। देखो, हम तो यहां पर बता रहे हैं कि इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, क्योंकि इस वक्त हम क्या है, रेस्ट पर हैं। यानी जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर प्रेजेंट है वो इनकी स्पीड्स इतनी बता रहा है, 12 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। अब ये वाली कार भी मूव कर रही है, ये वाली कार भी मूव कर रही है, यानी कि ये ऑब्जर्वर बेसिकली मूव कर रहा है। तो अगर ये मूविंग ऑब्जर्वर इस कार की स्पीड को मेजर करता है तो क्या लगता है आपको कि इस कार की स्पीड को ये कितना मेजर करेगा। देखो, ऑलरेडी हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी पढ़ रखा है। अगर उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम यहां पर बात करें
तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला ऑब्जर्वर क्योंकि ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब अगर ये ऑब्जर्वर इस कार की स्पीड को मेजर करेगा तो ये रेफरेंस पॉइंट अपने पास मानेगा, यानी कि अपनी कार को उस केस में ये रेफरेंस मानेगा। तो रेफरेंस पॉइंट बेसिकली हम क्या लेते हैं, यूजुअली 0 लेते हैं। देखो अगर यहां पर एक स्केल है, मान लो ये एक स्केल है, इसके ऊपर यहां पर 0 मार्क्ड है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। मान लो कि मैं इस पेंसिल की लेंथ मेजर करना चाहता हूं इस स्केल के जरिए, और यहां पर जो 0 वाला पार्ट है वो टूटा हुआ है, तो मैं रेफरेंस पॉइंट किसको मानूंगा, 2 को मानूंगा। तो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट 2 को मानूं तो यहां पर अगर मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं तो ये 4 आ रहा है, लेकिन हमें रेफरेंस पॉइंट किसको माना है, 2 को माना है। तो इसका मतलब या तो मैं 0 को 2 वाली जगह पर मानूं, या फिर मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि 4 में से 2 को माइनस कर दूं, तो इसी केस में मुझे इस पेंसिल की ओरिजिनल लेंथ मिल सकती है। इसी तरीके से यहां पर क्योंकि ये वाला ऑब्जर्वर ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, अगर ये इसकी स्पीड को मेजर करेगा तो ये खुद को रेफरेंस पॉइंट मानेगा। तो अगर रेफरेंस ये होगा तो उस केस में 12 में से 10 माइनस करके आंसर आएगा। देखो 12 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड, यानी अगर ये ऑब्जर्वर इस कार की स्पीड को मेजर करेगा तो वो 2 मीटर पर सेकंड आएगी, क्योंकि यहां पर ये खुद को रेफरेंस मान रहा है। तो जब ये खुद को रेफरेंस मानेगा तो फिर 0 इस पॉइंट पर कंसीडर होगा, तो डिफरेंस कितना बनेगा, 10 और 12 में 2 का डिफरेंस बनेगा। तो इसका मतलब कि ये वाला ऑब्जर्वर जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसको ऐसा मालूम होगा कि ये वाली जो कार है ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है। यहां पर हमने अभी तक स्पीड के जो वैल्यूज कंसीडर किए हैं, 10 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ये तो स्मॉल वैल्यूज थी। लेकिन हम स्पीड की लार्ज वैल्यूज को अगर कंसीडर करें, जैसे कि यहां पर एक वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। मान लीजिए कि एक स्पेस क्राफ्ट है कुछ इस तरीके से, और ये इतनी स्पीड के साथ मूव करके जा रहा है। इस स्पेस क्राफ्ट में एक ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, और ये ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश करता है। जनरली स्पीड ऑफ लाइट अगर फ्री स्पेस में देखी जाए तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, वो कितनी होती है, c = 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही आपने पढ़ रखा है। अगर ये ऑब्जर्वर जो कि स्पेस क्राफ्ट में प्रेजेंट है और स्पेस क्राफ्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, तो इस केस में अगर ये ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट को डिटरमिन करेगा तो वो कितनी आएगी। यहां पर हमने रूल क्या पढ़ा है कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो अगर न्यूटन सर का यही वाला रूल हम यहां पर भी अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, कुछ इस तरीके से बन रहा है। यानी ये ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट इतनी मेजर करेगा, अगर आंसर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन यहां पर स्पीड ऑफ लाइट का ये जो आंसर आ रहा है ये कंट्राडिक्ट कर जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अब क्या है, इसको मैक्सवेल सर ने प्रपोज किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी अगर रेस्ट वाला ऑब्जर्वर मेजर करे तो तब भी वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड ही आएगी, और अगर मूव करता हुआ ऑब्जर्वर चाहे वो कितनी स्पीड के साथ क्यों ना मूव कर ले, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इतनी ही आएगी। मैक्सवेल सर ने थ्योरेटिकली इक्वेशंस को यूज करते हुए ये बात प्रूव भी की थी कि मूव करते हुए ऑब्जर्वर के लिए भी स्पीड ऑफ लाइट इतनी ही होगी, और इसके साथ साथ जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट मेजर करेगा तो भी इतनी आएगी। यानी कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक ये जो C है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसके साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट भी है, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। इसमें भी ये प्रूव किया गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट है, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या रेस्ट पर है, स्पीड ऑफ लाइट उसके लिए कांस्टेंट रहेगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट के केस में ये जो न्यूटन सर का दिया हुआ रूल था माइनस करने वाला, ये फेल हो जाता है। यानी कि यहां पर आकर न्यूटन सर की दी हुई जो फिजिक्स थी, उनके दिए हुए जो लॉज थे, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, जो कंसेप्ट्स थे, वो फेल हो जाते हैं। तो जहां पर न्यूटन सर के लॉज और कंसेप्ट्स फेल हो जाते हैं वहां से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट होती है।
देखिए बच्चों, यहां पर मैक्सवेल थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी आपस में कंट्राडिक्ट कर जाती हैं, क्योंकि न्यूटन सर की जो थ्योरी है वो तो हमें आंसर दे रही है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन जो मैक्सवेल सर की थ्योरी है वो कहती है कि सी का आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब कि क्लासिकल थ्योरी और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये दोनों आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं। तो यहां पर इन दोनों थ्योरीज की कंट्राडिक्शन को जिस थ्योरी ने रिजॉल्व किया है उसको आइंस्टाइन सर ने प्रपोज किया था, और उसी को हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और यही हमारे चैप्टर का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपकी बुक में भी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला पैराग्राफ लिखा गया है उसमें यही बात की गई है, फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी से पहले के जो साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे कि शायद ये जो फिजिक्स और साइंस है ये कंप्लीट हो चुकी है और हमने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है, लेकिन जब आइंस्टाइन सर की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, माइकलसन मोरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और इसके साथ साथ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई, तो तब साइंटिस्ट को मालूम हुआ कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो 20th सेंचुरी से पहले वाली कौन सी फिजिक्स थी? यही न्यूटन सर की दी हुई लॉज थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। अब ये जो न्यूटन सर की दी हुई लॉज है ना, ये सिर्फ यहां पर अर्थ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि मून के मोशन को भी एक्सप्लेन करते हैं। अर्थ और मून का जो रिलेटिव मोशन है इसको भी अच्छे तरीके से न्यूटन सर के लॉज एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इशू उस वक्त आता है जब स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस शोड दैट classical physics based on Newton laws failed to explain phenomena like extremely small particles and very high velocities। यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनका मैस बहुत ज्यादा स्मॉल था और वेलोसिटीज बहुत ज्यादा हाई थी, उनके मोशन को डिस्कस करने के लिए न्यूटन सर की दी हुई थ्योरी फेल हो चुकी थी। तो यही जो फेलियर था न्यूटन सर की थ्योरी का, इसने लीड किया रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की तरफ। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो सबसे मेजर और फंडामेंटल कंसेप्ट है वो यही है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इट इज कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड ऑफ लाइट हर ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट है, चाहे वो मूव कर रहा हो चाहे वो रेस्ट पर हो। तो ऐसी मैकेनिक्स जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट को हर ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो यही जो फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स था इसने लीड किया रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की तरफ, which provided a better framework than classical mechanics and changed our understanding of the universe। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी। देखो यहां पर अगर मैं इस पेंसिल की लेंथ मेजर करता हूं तो मान लो कि कुछ आ रही है 15 सेंटीमीटर, लेकिन अगर इसी पेंसिल की लेंथ कोई और ऑब्जर्वर मेजर करता है जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तो ये जो लेंथ है ना ये कम हो जाएगी। तो क्या लेंथ भी कम हो सकती है? हमारे ज़हन में तो ये आता है कि लेंथ कम नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी तक न्यूटन सर के लॉज पढ़े हैं। न्यूटन सर के लॉज में यही था कि लेंथ अगर यहां पर इतनी है तो मूव करते हुए ऑब्जर्वर के लिए भी इतनी ही होगी, लेकिन जो आइंस्टाइन सर की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसने यही कहा था कि ये जो लेंथ है यहां पर आपको इतनी नजर आ रही है, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसके लिए ये लेंथ कंट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है टाइम डायलेशन, उसको भी हम आगे चलकर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने हेडिंग लगा दी है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि आइंस्टाइन सर की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे चेंज किया। तो स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस्ड द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905। इट स्टेट्स दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स एंड दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशंस। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, और इसके साथ ये वाली स्टेटमेंट स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, यही बेसिकली आइंस्टाइन सर के दिए हुए 2 पोस्टुलेट्स थे, और इन्हीं 2 पोस्टुलेट्स ने सारी की सारी फिजिक्स को हिलाकर रख दिया था। और ये 2 पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद रखी। लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, यानी कि अगर यहां पर मैं इस पेंसिल को फेंकता हूं तो ये पेंसिल किधर गिरेगी? इस तरीके से नीचे गिरेगी, और इसके मोशन को डिस्कस करने के लिए हम न्यूटन सर की दी हुई लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी कार में प्रेजेंट हूं जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसमें भी अगर मैं इस पेंसिल को ड्रॉप करता हूं तो इस पेंसिल का मोशन बिल्कुल इसी तरीके का होगा जैसे कि यहां पर हो रहा है। जैसे कि हम यहां पे अर्थ पर इजीली चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो
तो उस ट्रेन में भी हम बिल्कुल ऐसे ही चल सकते हैं जैसे कि हम अर्थ पर चल रहे हैं। इसी तरीके से हम खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, यानी कि सबका सब वही रहेगा। जो लॉज ऑफ फिजिक्स यहां पर एप्लीकेबल है वही लॉज ऑफ फिजिक्स एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती हुई ट्रेन में भी वैलिड होंगे। यानी कि अगर ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती हुई ट्रेन में प्रेजेंट है तो उसके लिए भी लॉज ऑफ फिजिक्स वही रहेंगे, और जो ऑब्जर्वर यहां पे अर्थ पे प्रेजेंट है उसके लिए भी लॉज ऑफ फिजिक्स वही रहेंगे। तो आइंस्टाइन ने पहला पोस्टुलेट यही दिया था, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। इन पोस्टुलेट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पर चलकर मैं आपको प्रॉपर इनके लॉजिक बताऊंगा कि इस पोस्टुलेट में बेसिकली कहा क्या जा रहा है। यहां पर तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी बुक में फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है। दूसरी बात तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए। दिस थ्योरी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ही क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको रिजॉल्व किया था एंड रेवोल्यूशनाइज द कांसेप्ट्स ऑफ टाइम, स्पेस एंड मोशन। बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने जिन कंसेप्ट्स को टारगेट किया है दोस कंसेप्ट्स आर टाइम, स्पेस एंड मोशन। टाइम, स्पेस और मोशन न्यूटन सर के मुताबिक एब्सोल्यूट थे, लेकिन आइंस्टाइन सर ने प्रूव किया था कि ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में चलकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टाइम किस तरीके से रिलेटिव है। अभी तक तो हमें यही समझ आता है कि टाइम एब्सोल्यूट है, टाइम ऐसे जस्ट पास करता जा रहा है, जैसे यहां पर मेरे लिए पास कर रहा है किसी और ऑब्जर्वर के लिए भी ऐसे ही पास कर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन सर ने कहा था कि ऐसा नहीं है। अगर आपके लिए टाइम ऐसे नॉर्मली पास कर रहा है तो किसी और ऑब्जर्वर के लिए जो कि हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसके लिए टाइम किसी और पैटर्न पर पास करेगा। यानी कि टाइम भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है, इसी तरीके से स्पेस भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है, मोशन भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। तो यही जो टाइम, स्पेस और मोशन के न्यू कंसेप्ट्स हैं ये हमें बेसिस प्रोवाइड करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। ये जो रिलेटिव टाइम, रिलेटिव स्पेस, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट्स हैं इनको हम जिस फिजिक्स में स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। जो पहले हमने फिजिक्स पढ़ ली है दैट वाज क्लासिकल फिजिक्स, लेकिन ये जो चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स की कैटेगरी में फॉल करता है। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 11.1 की तरफ, रिलेटिव मोशन। जो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में कहा था ना कि हमने आज के लेक्चर में ABC ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़नी है, तो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है। इससे पहले हमने जो कुछ भी डिस्कस किया दैट वाज इंट्रोडक्शन, वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। यहां से प्रॉपर्ली कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं, इनको अपने अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में चलकर हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रॉपर्ली स्टार्ट करना है जो कि आर्टिकल नंबर 11.3 है। उससे पहले आर्टिकल नंबर 11.1 और 11.2 अच्छे तरीके से समझ होने चाहिए। रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को समझने के लिए यहां पर एक एग्जांपल छोटी सी कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक कार प्रेजेंट है जो कि मूव करके जा रही है। मान लीजिए इसकी कुछ भी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहां से ये दिखाई पड़ रहा है कि कार 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, लेकिन इस कार में जो पर्सन प्रेजेंट है उसे ऐसे मालूम होगा जैसे ही ग्राउंड मूव कर रहा है। अक्सर जब आप मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं तो ऐसे मालूम होता है जैसे ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा हो और आप रेस्ट पर हो। तो सिमिलरली यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है ये भी ऐसे फील करेगा। तो इसका मतलब कि कार में जो पर्सन मौजूद है उसके मुताबिक ये रोड पीछे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम बाहर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि रोड यहीं पर है बल्कि ये कार मूव कर रही है। तो यहां से थोड़ा बहुत रिलेटिव का कंसेप्ट आपको समझ आया कि अगर इसके रिस्पेक्ट से देखा जाए तो रोड पीछे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि ग्राउंड पीछे की तरफ मूव कर रहा है, और अगर आपके रिस्पेक्ट से देखा जाए तो ये कार मूव कर रही है। तो यहां से रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट निकलता है, यानी इसके रिस्पेक्ट से ग्राउंड मूव कर रहा है, आपके रिस्पेक्ट से ये मूव कर रहा है, तो बन गया रिलेटिव कंसेप्ट। सिमिलरली यहां पर भी हमने ये लिखा है रिलेटिव मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए अभी पर्सन कहां पर प्रेजेंट है, कार में प्रेजेंट है, और ये कैसे फील कर रहा है, कार में बैठा हुआ है। तो कार में क्या है, रेस्ट पर प्रेजेंट है क्योंकि पर्सन तो मूव नहीं कर रहा कार के रिस्पेक्ट से, कार में तो वो एक सीट पर बैठा हुआ है, लेकिन रोड के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है। अगर कार के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो ये पर्सन रेस्ट पर है, लेकिन अगर रोड के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो ये पर्सन मूव कर रहा है। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब कि ऑब्जर्वर पर ही डिपेंड करता है कि ये रेस्ट पर है या फिर मूव कर रहा है। अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कार में ट्रेवल कर रहे हो, विंडो से बाहर देखें
तो ट्रीज आपको पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे आप कार में प्रेजेंट हो और ट्रीज पीछे की तरफ मूव कर रहे हो। लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर है उसको कैसे लगेगा कि ट्रीज वहीं पर प्रेजेंट है, आप मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कंसेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन सी फ्रेम में प्रेजेंट है। अब जिस तरीके से रेस्ट और मोशन रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्शन भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। देखिए अभी आपने मोबाइल या लैपटॉप सामने रखा हुआ है और आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल इसी पॉइंट पर जरा आप ऑब्जर्व कीजिए, आपके इस साइड पे जो डायरेक्शन है वो कौन सी बन रही है, राइट बन रही है या फिर लेफ्ट बन रही है। इस तरफ देखिए लेफ्ट बन रही है, लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मेरी राइट साइड बन रही है, आपकी लेफ्ट बन रही है, मेरी राइट बन रही है। इसका मतलब कि डायरेक्शन भी इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर किस तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। मेरे रिस्पेक्ट से ये राइट साइड बन रही है, आपके रिस्पेक्ट से ये लेफ्ट साइड बन रही है। तो इसका मतलब कि जो राइट लेफ्ट का कंसेप्ट है, जो डायरेक्शन का कंसेप्ट है, इट इज आल्सो रिलेटिव कंसेप्ट। इफ ए बॉल इज थ्रोन टू राइट इट अपीयर्स टू मूव टू द लेफ्ट ऑफ ए पर्सन फेसिंग द थ्रोअर। देखो अभी यहां से अगर मैं इस पेंसिल को उधर थ्रो करता हूं तो मैं अपनी राइट साइड पर थ्रो कर रहा हूं। अगर आप इसी साइड को ऑब्जर्व करेंगे तो ये लेफ्ट साइड बनेगी। मैंने बॉल राइट साइड की तरफ थ्रो की है, लेकिन आप कहेंगे कि ये बॉल लेफ्ट साइड पर गई है। तो यहां पर मेरे रिस्पेक्ट से ये राइट बन रहा है, आपके रिस्पेक्ट से लेफ्ट बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन का कंसेप्ट है इट इज आल्सो रिलेटिव कंसेप्ट। दिस डायग्राम वाज जस्ट रफ डायग्राम। यहां पर ये सारे के सारे आपके नीट नोट्स हैं, इनको आपने इसी तरीके से नोट्स में लिखना है और हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है। अब आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दी गई है इसी रिलेटिव मोशन को समझाने के लिए। हेडिंग लगाई है डिपेंडेंस ऑफ मोशन ऑन ऑब्जर्वर। फिर से एक ट्रेन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए यहां पर ये एक ट्रेन प्रेजेंट है जो कि इस तरीके से ग्राउंड पर मूव कर रही है। अब एक पर्सन यहां पर इस ट्रेन में प्रेजेंट है, इस जगह पर। अब अगर ये पर्सन इस वॉल को ऑब्जर्व करे और इस वॉल को ऑब्जर्व करे तो ये क्या देखेगा कि ये वॉल भी स्टेशनरी है, ये वॉल भी स्टेशनरी है, ट्रेन मूव कर रही है। लेकिन इस पर्सन को क्या देखेगा कि ये वाली जो वॉल है ये भी यहीं पर रुकी हुई है, ये वाली वॉल भी यहीं पर रुकी हुई है। यही ट्रेन की जो दोनों साइड्स हैं वो रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर इसी ट्रेन को मैं ऑब्जर्व करूं जो कि यहां पर प्रेजेंट हूं, तो उस केस में मुझे ऐसे लगेगा कि वाली ट्रेन उधर जा रही है। अगर ये ट्रेन ऐसे मूव कर रही है तो मुझे ऐसे महसूस होगा कि ये ट्रेन उधर जा रही है, कि ट्रेन की वाली जो वॉल है ये मूव कर रही है। लेकिन ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि ट्रेन की वॉल रेस्ट पर है और मैं कह रहा हूं कि ट्रेन की वॉल मूव कर रही है। तो कौन ठीक है? आंसर ये है कि मैं किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूं, वो किसी और फ्रेम से देख रहा है। वो इस ट्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए ट्रेन की वॉल रेस्ट पर है, लेकिन मेरे लिए यही ट्रेन की वॉल मूव कर रही है। तो आपकी बुक में भी यही बात लिखी गई है, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू रेस्ट टू वन ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर को ये ट्रेन की वॉल रेस्ट पर दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे ट्रेन की वॉल मूव करती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है या फिर मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल दी वॉल्स ऑफ ए मूविंग ट्रेन अपीयर स्टेशनरी टू पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन। ये जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इसको ऐसे लग रहा है कि ट्रेन की वॉल स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रही, बट अपीयर्स मूविंग टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर प्रेजेंट है उसको ऐसे लगेगा कि ये ट्रेन की वॉल्स मूव कर रही है। देयरफॉर नो मोशन इज एब्सोल्यूट। तो यहां से प्रूव ये होता है कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि ये रिलेटिव है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से ये रेस्ट पर थी, मेरे रिस्पेक्ट से ये मूव कर रही है। तो यहां पर जो मोशन या फिर रेस्ट है इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट कंसेप्ट। अगर एब्सोल्यूट होता तो मेरे रिस्पेक्ट से भी ये रेस्ट पर होती और इसके रिस्पेक्ट से भी रेस्ट पर होती, या फिर अगर मूव कर रही होती तो दोनों ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट से ये मूव कर रही होती। क्योंकि अब एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से मूव कर रही है, दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर है। तो आइंस्टाइन सर ने कहा था कि दोनों ऑब्जर्वर्स के पास इक्वल राइट है कि वो ये कह सकते हैं कि रेस्ट पर है या फिर मूव कर रही है। तो यहां तक ये थी एग्जांपल जिससे हमने ये देखा कि किस तरीके से जो मोशन है ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है और मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। नेक्स्ट आपकी बुक में एक डिटेल्ड एग्जांपल दी गई है इसी रिलेटिव मोशन को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए। तो डिटेल्ड एग्जांपल में बेसिकली क्या दिया गया है, बॉल ड्रॉप्ड इनसाइड ए ट्रेन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको आपने अच्छी तरीके से समझना है। अगर ये वाली एग्जांपल आपको समझ आ गई तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए इस एग्जांपल में कहा यह जा रहा है कि एक ट्रेन है, उसमें एक पर्सन प्रेजेंट है और वो पर्सन क्या करता है, एक बॉल को ड्रॉप करता है और बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करता है। तो यहां पर हमने ये बात लिखी है, एन ऑब्जर्वर इनसाइड ए क्लोज ट्रेन कंपार्टमेंट
uses the compartment as his frame of reference। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या है, अगर मैं इस रूम में प्रेजेंट हूं और कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म कर रहा हूं या फिर किसी बाल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रूम बन जाएगा। इसी तरीके से अब ऑब्जर्वर किधर प्रेजेंट है, ट्रेन में प्रेजेंट है, तो ट्रेन का कंपार्टमेंट उसके लिए क्या बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ट्रेन के कंपार्टमेंट से वो बाल के मोशन को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, उसके रिस्पेक्ट से वो बाल के मोशन को ऑब्जर्व करेगा, तो ट्रेन का कंपार्टमेंट क्या बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टू स्टडी मोशन द ऑब्जर्वर ड्रॉप्स द बॉल एंड मेजर्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। अब यहां पर ऑब्जर्वर क्या करता है, ट्रेन में बाल को ड्रॉप करता है और उसके हॉरिजॉन्टल मोशन को ऑब्जर्व करता है। यहां पर एक रफ सी डायग्राम ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये कंपार्टमेंट है ट्रेन का, इसमें ऑब्जर्वर क्या है, प्रेजेंट है। ऑब्जर्वर यहां पर प्रेजेंट है, ये बाल को इस तरीके से यहां से ड्रॉप करता है। अब जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो तो यहां से कांस्टेंट रहेगा, वो इतना ही डिस्टेंस है, लेकिन ये बाल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी उसको ये ऑब्जर्वर मेजर करेगा। द वर्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स सेम इन ऑल केसेस एंड इज कवर्ड इन टी सेकेंड्स। मान लीजिए जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ है इसको जो टाइम लगा है डेट इज टी सेकेंड्स। तो ये वाली जस्ट रफ डायग्राम थी। अब हमने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करना है रेस्ट में और फिर ऑब्जर्व करना है मोशन में, यानी पहले ट्रेन रेस्ट पर है और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ट्रेन मूव कर रही है तो उस केस में क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले केस ए डिस्कस करते हैं, ट्रेन एट रेस्ट। अगर ट्रेन रेस्ट पर होगी और उस केस में आप बाल यहां से ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा कि बाल सीधी नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ये जो ऑब्जर्वर इस ट्रेन में प्रेजेंट है वो इस बाल को ऑब्जर्व कर रहा है। कैसे ऑब्जर्व करेगा कि जैसे ही इसने बाल को यहां से ड्रॉप किया बाल सीधी नीचे आ गई, इसने कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो यहां पर फिर मैं लिख देता हूं ऑब्जर्वर इन दी ट्रेन, ऑब्जर्वर इन दी ट्रेन। अब मान लीजिए बाहर से कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करता है, मैं ऑब्जर्व करता हूं अगर इस बाल को, तो मुझे भी ऐसे ही फील होगा कि जैसे ये बाल ऐसे ही नीचे गिर रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये रेस्ट पर है, ट्रेन मूव नहीं कर रही। तो जैसे इस ऑब्जर्वर ने ये देखा है कि ये बाल सीधी नीचे आ गई है, इसी तरीके से मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये बाल सीधी नीचे ही आएगी, यानी जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है वो भी ऐसे ही फील करेगा कि बाल सीधी नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन, ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन। अब यहां पर एग्जांपल में आपने सिंपली अपनी वर्डिंग में लिख देना है। कैसे लिखना है, व्हेन द ट्रेन इज एट रेस्ट द बॉल हैज नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जब ट्रेन रेस्ट पर होगी तो बाल की कुछ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन रेस्ट पर है, पर्सन भी रेस्ट पर है। पर्सन क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो इस केस में बाल की भी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है ऑब्वियसली वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बाल सीधी नीचे की तरफ ड्रॉप हुई है, इसने कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं किया। इन दिस सिचुएशन बोथ ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन एंड द ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन ऑब्जर्व द सेम मोशन। यानी दोनों केसेस में जो ऑब्जर्वर इन द ट्रेन है और जो ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन है वो दोनों सेम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। द बॉल फॉल स्ट्रेट डाउन, यानी कि बाल सीधी नीचे गिर जाएगी, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केसेस में नीचे गिर रही है। एंड हिट्स द फ्लोर एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज रिलीज, यानी जहां से उसको ड्रॉप किया था एग्जैक्टली ये उसी पॉइंट पर फ्लोर पे गिर रही है, यानी कि इस ट्रेन के फ्लोर पे। यहां पर भी जो बाहर से ऑब्जर्वर है उसको भी ऐसे लगेगा कि ये बाल डायरेक्टली उसी पॉइंट पर नीचे गिर रही है जिस पॉइंट से इसको रिलीज किया गया। ये तो था रेस्ट वाला केस, और रेस्ट वाला केस बहुत ही आसान केस है, क्योंकि इस केस में जैसे ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन ऑब्जर्व करेगा ऐसे ही ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन भी ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अब हमें डिस्कस करना है कि अगर ये ट्रेन मूव कर रही हो तो उस केस में ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन को कैसे फील होगा और ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन को कैसे फील होगा। केस बी, ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर हम ये कंसीडर करेंगे कि एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। वही वाली ट्रेन जो कि पहले हमने रेस्ट पर कंसीडर की थी, अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो ट्रेन मूव कर रही है। तो यहां पर मान लीजिए कि ये ट्रेन वी नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कितनी वेलोसिटी के साथ, वी नॉट। अब यहां पर ये जो फिगर है ये एक फिगर है और ये दूसरी फिगर है। ये वो फिगर है जिसमें हमने ये दिखाया है कि जो ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन है वो बाल के मोशन को कैसे ऑब्जर्व करेगा, और यहां पर ये वाली जो फिगर है इससे हमें ये मालूम होगा कि जो ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन है वो इस बाल के मोशन को कैसे ऑब्जर्व करेगा। तो यहां पर फिर लिख देते हैं ऑब्जर्वर इन द मूविंग ट्रेन, ऑब्जर्वर इन द मूविंग ट्रेन। और यहां पर ये फिगर किसके लिए, ऑब्जर्वर आउटसाइड द मूविंग ट्रेन। तो यहां पर लिख देते हैं ऑब्जर्वर आउटसाइड द मूविंग ट्रेन।
यानी कि जो ऑब्जर्वर ट्रेन से बाहर है वो बाल के मोशन को किस तरीके से ऑब्जर्व करेगा। अब इस केस में भी ये ट्रेन किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, v0 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव करके जा रही है। कंसिडर द ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v0, यानी कि यहां पर ये जो ट्रेन है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v0 के साथ मूव कर रही है। यहां पर बच्चों आपने एक पॉइंट तो अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि जो भी ट्रेन या फिर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी उसके अंदर बाल का ऐसा ही बिहेवियर होगा जैसे कि हम अर्थ पर ऑब्जर्व करते हैं। अभी मैं अर्थ पर प्रेजेंट हूं, जब मैं इस पेंसिल को यहां से ड्रॉप करूंगा तो ये सीधे नीचे की तरफ मूव करेगी। सिमिलरली अगर एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उस ट्रेन में अगर मैं इस पेंसिल को ड्रॉप करूंगा और उस ट्रेन के अंदर ही मैं इस पेंसिल के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे वो मोशन बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि अर्थ पर दिखाई देता है। इसको अभी हम आगे चलकर डिटेल में भी पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले आर्टिकल में कि कैसे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई ट्रेन है उसमें बाल का बिहेवियर और ऑन दी अर्थ बाल का बिहेवियर सेम होता है। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, कंसीडर द ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v0 at the moment the ball is released it already has a horizontal velocity equal to v0। यहां पर जब ट्रेन v0 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो इसका मतलब कि जैसे ही बॉल रिलीज होगी बॉल के पास भी वो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन नहीं बल्कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि देखो ये जो ट्रेन है ये ग्राउंड पर मूव कर रही है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो ये ट्रेन मूव करती हुई दिखाई देगी। सिमिलरली अगर इस पर्सन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखेंगे क्योंकि ट्रेन में प्रेजेंट है मूविंग ट्रेन में तो ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से मूव करता हुआ दिखाई देगा। और अगर इस बॉल को ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी हॉरिजॉन्टली मूव करती हुई दिखाई देगी उस ऑब्जर्वर को जो कि ग्राउंड पर प्रेजेंट है आउटसाइड द ट्रेन। तो इसका मतलब कि जब ये ट्रेन मूव कर रही है तो इस बॉल के पास भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने यही बात देखी है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉल के पास भी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट वुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एंड दैट इज v0 ड्यूरिंग द टाइम t टेकन टू रीच द फ्लोर द बॉल कवर्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस v0t। अब हमने क्योंकि कहा है कि ट्रेन भी मूव कर रही है, ट्रेन में पर्सन भी मूव कर रहे हैं, ट्रेन में बॉल भी मूव कर रही है, तो जब ट्रेन में बॉल मूव कर रही है तो इसका मतलब कि बॉल की भी कुछ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जब बॉल की कुछ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इसका मतलब कि बॉल ने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो जो डिस्टेंस इस बॉल ने कवर किया है दैट इज v0t। तो ट्रेन के केस में हम यहां से लेकर यहां तक इस डिस्टेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा v0t, क्योंकि हमने पढ़ रखा है s इज इक्वल टू vt, तो यहां पर v0t लिख दिया है। Since the train and the observer inside it are both moving with the same velocity v0। देखो यहां पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जितनी वेलोसिटी के साथ ये ट्रेन मूव कर रही है इतनी वेलोसिटी के साथ ही वो ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो भी मूव कर रहा है, बॉल भी मूव कर रही है। इसका मतलब कि जैसे जैसे ये बॉल आगे मूव करेगी ऐसे ऐसे ये ऑब्जर्वर भी आगे मूव करेगा, ऐसे ऐसे ट्रेन भी आगे मूव करेगी। तो इस केस में इसकी ट्रेन की वेलोसिटी, इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो कि ट्रेन के अंदर है और इस बॉल की वेलोसिटी सेम है। तो इस केस में इस ऑब्जर्वर को ऐसे लगेगा कि जैसे ये बॉल सिंपली नीचे ड्रॉप हो चुकी है। क्या हुआ है, जैसे ये बॉल सिंपली नीचे ड्रॉप हो चुकी है। इसको ऐसे वाला नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जितनी स्पीड के साथ ये ट्रेन मूव कर रही है इतनी स्पीड के साथ ये भी मूव कर रहे हैं, दोनों बॉल भी और ऑब्जर्वर भी। तो जो ऑब्जर्वर इनसाइड दी ट्रेन होगा उसको ऐसे मालूम होगा कि डायरेक्टली बॉल ऐसे नीचे गिर गई है, हालांकि बॉल यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, v0 वेलोसिटी बॉल के पास है, लेकिन क्योंकि पर्सन और ट्रेन भी उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो इस केस में इस पर्सन को ये बॉल ऐसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि डायरेक्टली नीचे आ रही है। तो यहां पर हमने ये बात लिखी है, as a result the observer inside the train sees the ball falling vertically to a point directly below the point of release। यानी इस ऑब्जर्वर को ऐसे ही लगेगा जैसे ये डायरेक्टली पॉइंट ऑफ रिलीज से नीचे गिर चुकी हो। यही बात ऑलरेडी मैंने आपको बताई है कि अगर एक ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो उस केस में ऑब्जर्वर के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स वैसे ही होंगे जैसे कि हमारे लिए यहाँ पे अर्थ पर है। However, an observer outside the train sees the ball moving along the curved projectile path as shown in figure। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। जो ऑब्जर्वर आउटसाइड दी मूविंग ट्रेन है ना उसके लिए सब कुछ सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। देखो यहां पर जैसे जैसे ये ट्रेन आगे मूव कर रही है बाहर वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि बॉल भी आगे मूव कर रही है। पहले ऑब्जर्वर
इनसाइड द ट्रेन हमने लिया था, ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन उसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है जिस स्पीड के साथ बॉल आगे मूव कर रही है, उसके लिए ऐसे वाला पाथ नहीं बनेगा। उसके लिए क्योंकि दोनों ये भी सेम वेलोसिटी के साथ मूव किए जा रहे हैं, यानी जहां से उसने ड्रॉप की थी बॉल उसी जगह पे नीचे आई जा रही है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे। लेकिन यहां पर जो ऑब्जर्वर है, लेट्स से यहां पर मैं ऑब्जर्वर हूं, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं यहां पे रेस्ट पर प्रेजेंट हूं। मुझे कैसे लगेगा कि जैसे जैसे ये ट्रेन आगे मूव कर रही है, क्योंकि बॉल भी आगे मूव कर रही है, बॉल आगे भी मूव करके जा रही है और इसके साथ साथ ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आ रही है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस बॉल ने कर्व्ड पाथ फॉलो किया है, ऐसा प्रोजेक्टाइल वाला पाथ, क्योंकि मैं यहां पर मूव नहीं कर रहा। इसी वजह से मुझे इस ट्रेन की मूवमेंट में इस बॉल का मोशन ऐसे लग रहा है। अगर मैं भी बॉल की स्पीड के साथ मूव कर रहा होता फिर मुझे भी ऐसे लगता कि बॉल ऐसे नीचे आ रही है। लेकिन अब क्योंकि मैं रेस्ट पर हूं, जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है और आउटसाइड ही ट्रेन है, तो उसको ऐसे ही लगेगा कि जैसे जैसे ट्रेन आगे मूव कर रही है बॉल भी उसमें ऐसे ऐसे मूव करते जा रही है और ऐसे 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 नीचे आते जा रही है। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है कि जो ऑब्जर्वर आउटसाइड दी ट्रेन है उसको ऐसे लगेगा कि इस बॉल ने ऐसा कर्व पाथ फॉलो किया, लेकिन इनसाइड वाले को कैसे लगेगा कि बॉल सीधी गई है। क्योंकि देखो यहां पर थोड़ा सा सेंस यूज करके समझो, अब ऑब्जर्वर अगर इनसाइड दी ट्रेन है तो उस केस में यहां पर बॉल और ऑब्जर्वर इनसाइड दी ट्रेन दोनों उसी सेम स्पीड के साथ मूव करें जैसे ट्रेन मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहां पर उससे ऐसे लगेगा बॉल सीधी नीचे आ रही है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा, तो उस केस में बॉल तो मूव कर रही है क्योंकि वो ट्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जो बॉल मूव कर रही है आगे मूव कर रही है और साथ साथ नीचे भी आ रही है ड्यू टू ग्रेविटी, तो कैसा पाथ देखने को मिलेगा, उसको इस तरीके से एक कर्व पाथ देखने को मिलेगा। दिस शोज दैट ऑब्जर्वर्स इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन डिस्क्राइब द मोशन इन डिफरेंट वेज। देखिए यहां पर ये वाला जो ऑब्जर्वर था ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट था, क्योंकि हमने कहा कि ऑब्जर्वर जहां पर प्रेजेंट होगा वो अपने आसपास फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकता है। तो यहां पर क्योंकि ऑब्जर्वर इस ट्रेन के कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है तो ये क्या कंसीडर करेगा कि जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन जो ऑब्जर्वर आउटसाइड दी ट्रेन है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड होगा, तो उस केस में उसको मोशन ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमने यही बात की है कि अगर ऑब्जर्वर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बॉल का मोशन है वो भी डिफरेंट हो सकता है। और यहां पर अपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सारे का सारा सिनेरियो उसी केस में होगा जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही होगी। अगर यहां पर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तो उस केस में ये सारी की सारी थ्योरी चेंज हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्योंकि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले रहे हैं तो इस केस में ऐसा मोशन देखने को मिलेगा। जो ऑब्जर्वर आउटसाइड दी ट्रेन है वो ऐसा मोशन देखेगा और जो ऑब्जर्वर इनसाइड दी ट्रेन है वो ऐसा मोशन देखेगा। तो यहां तक हमने देख लिया है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए जो बॉल का मोशन है वो डिफरेंट हो सकता है। मोशन इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहां तक रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट तो कंप्लीट होता है, लेकिन अब एक नया कंसेप्ट हमने पढ़ना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि कब से हम लगे हुए हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आखिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने माइंड में कैसे समझना है। तो चलिए आर्टिकल नंबर 11.2 पढ़ते हैं, दैट इज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखी है। यूजुअली हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजुअली हम इसी को कहते हैं एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस इस तरफ है और जेड एक्सिस क्या है, इस बोर्ड की प्लेन से आउटवर्ड है, यानी इस तरफ है, नॉर्मल टू द प्लेन है। इस तरीके से जेड है, वाई इस तरफ है और एक्स इस तरफ है। तो यहां पर यही जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर मैं एक रूम में प्रेजेंट हूं, वहां पर मैं एक पॉइंट को ऑरिजिन मानूंगा, उससे एक्स मानूंगा, वाई मानूंगा, जेड मानूंगा, तो उस केस में मेरे पास जो रूम है दैट इज दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैं उस रूम में ऑरिजिन जहां पर मैंने माना है उसके रिस्पेक्ट से मैं मेजरमेंट्स ले रहा हूं। यहां पर अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई पर्सन प्रेजेंट है तो वो इस पॉइंट यानी इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट से कुछ भी मेजरमेंट लेगा या फिर इस फ्रेम में किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट से वो मेजरमेंट्स लेगा। तो इसका मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके रिस्पेक्ट से मेजरमेंट्स ली जाती हैं। देखो अगर वैसे आपने बताना है कि ये पेंसिल यहां पे किस जगह पर लोकेटेड है तो आप ऐसे नहीं बता सकते, आपको कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा। तो वही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चूज करेंगे, जो एक्स वाई जेड आप इसकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए चूज करेंगे, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो यहां पर हमने ये लिखा है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है, अ रूम इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इट। जैसे यहां पर ये एक पेन है जो कि इस रूम में प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन को अगर मैंने डिस्क्राइब करना है तो रूम को मैं क्या मानूंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूंगा। तो यहां पर हमने ये बात लिखी है कि रूम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जा सकता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि रूम के अंदर प्रेजेंट है। अ लेबोरेटरी इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इन इट। यानी कि अगर लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी, वो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगी। देखो अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहता हूं कि लेबोरेटरी में जाओ, उसमें फलां अलमारी में फलां ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, उसको जाके उठाकर ले आओ, तो अब यहां पर मैंने क्या किया है, उसको एक प्रॉपर लोकेशन बताई है, उसको बताया कि अलमारी यहां पर प्रेजेंट है, उस रूम के रिस्पेक्ट से बताया है। तो जब उस रूम के रिस्पेक्ट से आपने किसी भी पॉइंट को लोकेट किया है तो उस पॉइंट के लिए या फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए वो रूम क्या बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। ए मूविंग ट्रेन बिकम्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इनसाइड इट। देखो जैसे पहले हमने ऑब्जर्व किया, एक ट्रेन मूव कर रही थी, उसमें एक ऑब्जर्वर प्रेजेंट था, उसने बाल के मोशन को ऑब्जर्व किया था, तो बाल के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए उसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या माना था, उस ट्रेन को माना था। तो इसका मतलब कि जो मूविंग ट्रेन है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन सकती है उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है। डिस्टेंट स्टार्स कैन बी यूज्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए स्पेसशिप। स्पेस में जब आसपास कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता तो उस केस में स्पेसशिप की लोकेशन को बताने के लिए डिस्टेंट स्टार्स को रेफरेंस माना जाता है कि फ्लां स्टार से वो जो स्पेसशिप है वो इतनी दूर है, फ्लां स्टार से इतनी लोकेशन पर है। तो इसका मतलब कि जो स्टार्स हैं ये भी एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिहेव कर सकते हैं। डिस्टेंट स्टार्स कैन बी यूज्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए स्पेसशिप, क्योंकि अगर स्पेसशिप स्पेस में मूव कर रहा है तो उस केस में आसपास जो स्टार्स हैं उनको एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जा सकता है। उनके रिस्पेक्ट से हम ये कह सकते हैं कि फ्लां स्टार से इस वक्त स्पेसशिप इतनी पोजीशन पर है, इतनी लोकेशन पर है, इतने डिस्टेंस पर है। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनकी भी बेसिकली टू टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड टाइप है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है, जो न्यूटन सर के दिए हुए लॉज है, जैसे कि न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसमें न्यूटन सर ने क्या कहा था, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट until no net force acts on it। या फिर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही मूव करती रहेगी अगर उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं होती। तो यहां पर न्यूटन सर के लॉज ओबे होते हैं। जैसे कि अगर हम ग्राउंड पर इस पेंसिल को रख दें तो ये पेंसिल रेस्ट में रहेगी, उस वक्त तक रेस्ट में रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे यहां पर मैं इस पेंसिल को प्लेस करता हूं, ये भी रेस्ट पर है, जब तक मैं इस पेंसिल पे फोर्स नहीं लगाऊंगा ये पेंसिल मूव नहीं करेगी। देखो यहां पर मैं फोर्स लगाता हूं फिर मूव कर रही है। तो ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन सर का दिया हुआ ये लॉ ओबे होता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या लिखा है, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स। अब यहां पर जितनी भी फ्रेम्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं उन सब की सब फ्रेम्स में न्यूटन सर के लॉज होल्ड करते हैं। तो उन सब फ्रेम्स को फिर हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है, एक रोड पर मूव कर रही है और इसकी कुछ वेलोसिटी है, उसको v कह देते हैं। v वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव कर रही है और v इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उस केस में यहां पर ट्रेन में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, आपको क्या लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ट्रेन में रेस्ट पर ही रहेगा या फिर मूव करेगा? रेस्ट पर ही रहेगा, क्योंकि ये ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। याद रखें जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी वो इनर्शियल फ्रेम ही कहलाएगी, क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ट्रेन या फिर ये कार है जो भी प्रेजेंट है यहां पर, क्योंकि ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, v वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये ऑब्जेक्ट उस वक्त तक रेस्ट पर रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो जब ऐसा होगा तो उस केस में हम इस फ्रेम को कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और न्यूटन सर के लॉ को ओबे कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। तो इसका मतलब कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट पर होगी वो रेस्ट पर ही रहेगी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन
अनबैलेंस्ड फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, जब तक इसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स नहीं एक्ट करेगी जो इसके बैलेंस को डिस्टर्ब करेगी, यानी कि यहां पर इसको मूव कराने की कोशिश करेगी। अदर लॉज ऑफ फिजिक्स आर आल्सो वैलिड इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाकी भी जो लॉज हैं जैसे कि न्यूटन सर का सेकंड लॉ F इक्वल टू ma, वो भी इस फ्रेम में होल्ड करेगा। इसके अलावा जो फिजिक्स के दूसरे लॉज हैं वो भी ऐसे वाली फ्रेम में होल्ड करेगा, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के तमाम लॉज होल्ड करते हैं। अभी आगे चलकर हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ना है, उसमें ये न्यूटन लॉज होल्ड नहीं करेंगे। वो मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि सिंपल फॉर्म में न्यूटन सर के लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्यों नहीं होल्ड करते। लेकिन उससे पहले हमने पढ़ना है एग्जांपल्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी वो इनर्शियल। ये एक बेस्ट ट्रिक है इनर्शियल फ्रेम को जानने की कि अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। The earth can be considered an inertial frame of reference। अर्थ को हम inertial frame of reference मान सकते हैं क्योंकि अगर अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए और वो रेस्ट पर हो तो वो रेस्ट में ही रहता है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट ना की जाए। तो अगर अर्थ पर न्यूटन सर के लॉज ओबे हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज ए बॉडी प्लेस्ड ऑन अर्थ रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कि अर्थ पर जो बॉडी प्लेस की जाती है वो रेस्ट पर रहती है जब तक उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब कि अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। A body inside a car moving with uniform velocity relative to the earth remains at rest with respect to the car। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर ये कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसमें जो बॉडी प्रेजेंट है वो अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करने वाली कार में न्यूटन सर के लॉज ओबे हो रहे हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कार या जो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। Therefore, the car is also an inertial frame of reference। यहां पर हमने नेक्स्ट एक जर्नल पॉइंट लिख दिया है, any frame of reference moving with uniform velocity relative to an inertial frame of reference is also an inertial frame। क्योंकि यहां पर ये ग्राउंड प्रेजेंट है और ग्राउंड को हम क्या मान रहे थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे थे क्योंकि ग्राउंड पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो न्यूटन सर के लॉज को ओबे करेगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो वो भी क्या होगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑलरेडी मूव कर रही है अगर उसके रिस्पेक्ट से एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां तक कंप्लीट होती हैं एग्जांपल्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब चलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए जरा इस सेटअप को कंसीडर कीजिए। इस बॉटल में वाटर प्रेजेंट है और इसके साथ आपको एक छोटी सी बाल दिखाई पड़ रही है। अब जैसे ही मैं इस बॉटल को इधर मूव कराता हूं आपने इस बाल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। मैं इसको थोड़ा इधर मूव कराता हूं, अभी आपने देखा कि बाल इस तरफ हो रही थी, मैं इधर मूव कराता हूं, अभी आपने देखा कि बाल इस तरफ टच हो गई थी, फिर से मैं इधर मूव कराता हूं, फिर से ये बाल इधर आई थी। यानी मैं इसको इधर लेकर जाता हूं तो बाल इधर आती है और मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो बाल इधर आ रही है। लेकिन बच्चों यहां पर मैं तो फोर्स इस बॉटल पर अप्लाई कर रहा हूं, बाल पर किसने फोर्स अप्लाई की है, बाल पर तो मैंने फोर्स नहीं अप्लाई की। इसका मतलब कि बाल विदाउट एक्सटर्नल फोर्स मूव कर रही है। लेकिन न्यूटन सर ने तो कहा था कि जब तक कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी। मैं तो इस पर फोर्स लगा रहा हूं ना, मैंने बाल पर तो नहीं लगाई, लेकिन बाल मूव कर रही है। जब बाल मूव कर रही है तो इसका मतलब कि यहां पर न्यूटन सर का लॉ तो फिर फेल हो गया क्योंकि न्यूटन सर ने क्या कहा था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी ऑब्जेक्ट पर तब तक वो मूव नहीं करेगा। मैंने फोर्स लगाई है लेकिन मैंने इस बॉटल पर लगाई है, बाल पर किसने फोर्स लगाई है, बाल पर फोर्स नहीं लगी, बाल ऐसे ही मूव कर गई है। तो इसका मतलब कि यहां पर न्यूटन सर के लॉज ओबे नहीं हो रहे, ये वाली जो बाल है इसमें ये न्यूटन सर के लॉज को ओबे नहीं कर रही। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन सर के लॉज ओबे नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि देखो जैसे ही मैंने इसको मूव कराया था तो इस केस में ये जो बॉटल है ये क्या बन गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहां पर इस बॉटल की वेलोसिटी जीरो थी। जैसे मैंने मूव कराया इसने कुछ वेलोसिटी अटेन की, देखो यहां पर जीरो, मैंने मूव कराया इसने कुछ वेलोसिटी अटेन की, तो इसका मतलब पहले वेलोसिटी जीरो फिर कुछ वेलोसिटी होगी तो कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया है। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बॉटल है इट इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेट करे उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है
वो न्यूटन सर के लॉज को सिंपल फॉर्म में ओबे नहीं करता। यहां पर आपने देखा कि जब मैंने इस बॉटल को मूव कराया तो ये जो बॉल इसके अंदर है ये भी मूव कर रही है, लेकिन इस बॉल पर मैंने फोर्स नहीं अप्लाई की। जब फोर्स नहीं अप्लाई की तो न्यूटन सर का कहना तो यह है कि विदाउट फोर्स कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। अब यहां पर जब ये मूव कर गया है तो इसका मतलब कि ये जो फ्रेम है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो न्यूटन सर के लॉज है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड नहीं करते। यहां पर इस फ्रेम ने एक्सेलरेट किया है तो दिस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो न्यूटन सर के लॉज को ओबे नहीं करेंगे। तो यही आपकी बुक में भी लिखा गया है, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए फ्रेम दैट इज एक्सेलरेटिंग, यानी ये ऐसी फ्रेम है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए बॉडी डज नॉट रिमेन एट रेस्ट इवन विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे आपने देखा कि मैंने बॉल पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई थी, इसके बावजूद भी वो मूव कर गई थी। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी रेस्ट पर नहीं रहती, यानी कि वो मूव कर सकती है विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। The laws of physics in their simple Newtonian form are not directly valid in a non-inertial frame of reference। कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सर के लॉज डायरेक्टली वैलिड नहीं होते, जो कि सिंपल फॉर्म है, जैसे कि ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। लेकिन हमने देखा कि नेट फोर्स एक्ट किए बगैर भी बॉडी मूव कर गई थी, तो इसका मतलब कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन सर के दिए हुए लॉज है वो सिंपल फॉर्म में होल्ड नहीं करते। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सर का जो दूसरा लॉ है F = ma, ये भी होल्ड नहीं करता, क्योंकि आपने देखा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट मूव कर गया है, तो न्यूटन सर ने तो ये कहा था कि जब फोर्स लगेगी तब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। तो इसका मतलब इसमें F = ma भी होल्ड नहीं करता। इसमें फर्दर कुछ फोर्सेज इन्वॉल्व हो जाती है जिनको हम फिक्टिशियस फोर्सेज या फिर स्यूडो फोर्सेज कहते हैं, लेकिन उनको हमने यहां पर डिस्कस नहीं करना। जस्ट आपकी बुक में इतना ही लिखा गया है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन सर के दिए हुए लॉज हैं सिंपल न्यूटोनियन फॉर्म में फिजिक्स के लॉज होल्ड नहीं करते। आपने प्रॉपरली प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर लिया कि ये होल्ड नहीं करते। अब हमें एग्जांपल्स देखनी है। इफ द कार इज सडनली स्टॉप्ड और एक्सेलरेटेड, द बॉडी इनसाइड द कार नो लॉन्गर रिमेन एट रेस्ट। देखो यहां पर मैं कार कंसीडर करता हूं जो कि मूव कर रही है, और इस बार हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो कार है ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी कि यहां पर इस कार की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी है। क्या है? एक्सेलरेशन भी है। तो जब कार एक्सेलरेट करेगी, यहां पर मान लीजिए ये कार मूव कर रही थी, फौरन से ब्रेक लग गई। जैसे ब्रेक लगती है तो आपको मालूम है कि एक झटका लगता है, तो वहीं पर उस झटके की वजह से इसमें जो बॉल प्रेजेंट है वो भी तो मूव कर जाएगी। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है कि अगर मूविंग कार सडनली स्टॉप हो जाएगी या फिर एक्सेलरेट कर रही होगी, तो उस केस में मूविंग कार में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा वो फिर रेस्ट पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक फिक्टिशियस फोर्स फील करेगा जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। इन फोर्सेस को बीएस लेवल पर मैं स्टूडेंट्स को डिटेल में पढ़ाता हूं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। वहां पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अच्छा खासा एक कोर्स है जिसमें काफी सारे टेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिजिक्स में इंटरेस्टेड हुआ तो आप भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आगे चलकर बीएस लेवल पर पढ़ेंगे, तो वहां पर चलकर हमें मजीद मालूम होता है कि स्यूडो फोर्सेज या फिर फिक्टिशियस फोर्सेज पर कैसे एक्ट करती हैं। लेकिन आपने इतना याद रखना है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बॉडी है उस पर न्यूटन सर के लॉज होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि जो कार है इसको जब सडनली स्टॉप किया गया तो इसमें जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ये रेस्ट पर नहीं रहा। इन दिस केस द कार्स बिकम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कार क्या कहलाएगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इट इज एक्सेलरेटेड। तो यहां से एक मेजर डिफरेंस हमें समझ में आ गया। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी दैट वुड बी इनर्शियल, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी दैट वुड बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसको आप एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। रोटेटिंग और रिवॉल्विंग फ्रेम्स आर आल्सो नॉन इनर्शियल, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रही हो या फिर रिवॉल्व कर रही हो उसकी एक प्रॉपर एक्सेलरेशन होती है। तो इस केस में रोटेटिंग और रिवॉल्विंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी नॉन इनर्शियल होंगी क्योंकि वो एक्सेलरेट करती हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। अर्थ जो है ये रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन भी करती है और सन के अराउंड ये मूव भी कर रही है। तो इसका मतलब कि ये रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। फिर हमने ये क्यों कहा कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इसमें न्यूटन सर के लॉज होल्ड करते हैं। लेकिन जहां पर हम ये कह रहे हैं कि अर्थ रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है, तो फिर इस केस में तो जो अर्थ है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें
तो अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, क्योंकि न्यूटन सर के लॉज होल्ड करते हैं अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसके लिए, तो हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम भी कह सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली बात करेंगे तो रोटेटिंग और रिवॉल्विंग फ्रेम्स कभी भी इनर्शियल नहीं हो सकती, वो नॉन इनर्शियल ही होगी। अब क्योंकि यहां पर अर्थ की रोटेशन और रिवॉल्विंग के केस में एक्सेलरेशन कम होती है, इस वजह से हम इसको इनर्शियल फ्रेम ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये बात लिखी है, हाउएवर इट्स एक्सेलरेशन इज रिलेटिवली स्मॉल ड्यू टू विच इट ऑफन ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी वजह से हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं रेस्ट पर, वो रेस्ट पर ही रहता है जब तक उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होती। तो इस रेस्पेक्ट से फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली बात करेंगे तो उस केस में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगी। अब पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस केस में आपने डिफरेंस को कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हेडिंग लगानी है डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सबसे पहले कॉलम में आपने एस्पेक्ट की हेडिंग लगानी है, उसके बाद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख देनी है। पहले इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन लिख देनी है। और इनर्शियल फ्रेम कौन सी होती है, जो कि एक्सेलरेट नहीं करती, जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, और नॉन इनर्शियल कौन सी होती है, जो कि एक्सेलरेट कर रही होती है। उसके बाद आपने एक एक मेन कैरेक्टरिस्टिक लिख देना है। इसका भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक वही है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यहां पर इसका भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक आपने लिख देना है। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट पैरामीटर की बात करनी है, वैलिडिटी ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। इसमें लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन इसमें नॉर्मल फॉर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड नहीं करते, जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो एक ये वाला फीचर हो जाएगा। उसके बाद आपने एक एग्जांपल इधर दे देनी है कि जो कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है रिलेटिव टू अर्थ, वो क्या बन जाएगी, इनर्शियल फ्रेम। और जो एक्सेलरेट कर रही है या फिर सडनली स्टॉप हो जाती है, दैट वुड बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहां तक आपको ये भी समझ आ चुका है कि अगर पेपर में डिफरेंस आ जाए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो आपने कैसे लिखना है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये देखा कि क्लासिकल फिजिक्स किस पॉइंट पर जाकर फेल होती है, या फिर क्लासिकल फिजिक्स की लिमिटेशंस क्या है न्यूटोनियन फिजिक्स की। उसके बाद हमने देखा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रपोज की थी और इसकी एवोल्यूशन की वजह क्या थी, ये क्यों इवॉल्व हुई थी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने रिलेटिव मोशन के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है रिलेटिव मोशन को समझने के लिए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये जो डायरेक्शन है इट इज आल्सो रिलेटिव कांसेप्ट। फिर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल्स देखी। उसके बाद इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखी है। आज के लेक्चर में हमने ये दोनों आर्टिकल्स पढ़े 11.1 और 11.2, ये दोनों मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आपने इस पूरे लेक्चर को लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से प्रिपेयर करना है। और शॉर्ट क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, जितनी भी हेडिंग्स हमने पढ़ी हैं वो सारे की सारी हेडिंग्स प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती हैं। और इसके साथ साथ ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला आर्टिकल है ये भी एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक प्रॉपर सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में आपने इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।